हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे वीडियो का विषय है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण एवं नकारात्मक वाक्यों के अनुवाद करने का नियम बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिए और उसे समझिए तथा जहां ज़रूरत हो आप उसकी नोट बनाइए। और मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिए। जो भी बुक आपके पास है उन सब का उपयोग कीजिए ताकि आपको अनुवाद करने में कोई परेशानी ना हो। टेंस ट्रांसलेशन में सबसे सामान्य बात है कि टेंस जो कि आपको शुरू से ही लास्ट तक पढ़ाया जाता है, और ट्रांसलेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन को आइए हम शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक ही बार में आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के वाक्यों को कैसे अलग कर पाएंगे, उसकी पहचान है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आता है। अगर हिंदी का वाक्य है तो है, हूं, हो आता है। यह अंग्रेजी के वाक्यों में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज आता है। ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है, आप ध्यान रखेंगे। ये आपको अंग्रेजी के वाक्यों की अलग पहचान और हिंदी के वाक्यों की अलग पहचान आपको याद रखना है। आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान में आप जानते हैं कि इस काल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है। और वाज, वर और डिड ये अंग्रेज तथा हैड अंग्रेजी के वाक्यों की पहचान है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको हमेशा एक ही बार में वाक्य को पहचानने के लिए जरूरी होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई भी वाक्य होता है तो इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है। ध्यान रखेंगे, क्या आएगा? गा, गे, गी आता है ये। और अंग्रेजी का अगर वाक्य है तो उसमें विल, शैल जरूर आता है, ये ध्यान रखें। पर्सनल प्रोनाउन के रूप अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप का जानना बड़ा ही आवश्यक होता है। पर्सनल प्रोनाउन आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, बी आप जानते हैं, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और इसके अलावा जितने भी नाउन होते हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये 3 रूपों में वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पोसेसिव केस में। तो जिस रूप में प्रयोग किया जाएगा उसी तरह से यह वाक्य में लिखा जाता है। अब आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है ना। और केवल प्रेजेंट की पहचान क्या है? उसके अंत में है, हूं, हो शब्द आता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ध्यान रखेंगे अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है। अब साधारण वाक्य के अनुवाद करने के नियम आप देखिए। ये साधारण वाक्य के अनुवाद करने के नियम। पहला नियम है कि पहला नियम सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। दूसरा, ही, सी, इट एवं एक वचन के कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस भी जोड़ा जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है।
एक वचन का कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में SIS भी जोड़ना होता है। आई बी यू दे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ आई बी यू दे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में SIS नहीं जोड़ा जाता है। तो जोड़ा किसके साथ जाता है? ही सी तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ। अब ये एक वचन करता है तो किस मुख्य क्रिया में एस जोड़े, किस में ई जोड़े, ये भी कंफ्यूजन आपका है, इसको भी आप दूर कर लीजिए। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ओ डबल ओ एस 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 सी एच एक्स जेड आएगा उसमें ई एस जोड़ेंगे, और नहीं तो शेष क्रियाओं में एस जोड़ा जाता है। और है हूँ हो का अनुवाद नहीं किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। है हूँ हो का अनुवाद नहीं किया जाता है और इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस समय किया जाता है जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं आई होती है, तो इज एम आर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर मुख्य क्रिया आई है तो इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सका शब्द आने पर, यदि वाक्य में सका शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी सभी कर्ताओं के साथ क्या लिखते हैं? कैन लिखते हैं। किसी भी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। अगर वाक्य में सका शब्द आएगा तो ये शर्त लागू होती है और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। और ध्यान से देखिए, यदि वाक्य में मजबूरी प्रकट हो तो आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाई जाती है? हैव टू। ही सीट तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया लगाई जाती है हैज टू। एस या एस मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्यों में नहीं जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं अनुवाद करने के सूत्र। अनुवाद करते समय वाक्य की रचना कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कर्ता सबसे पहले लिखा जाता है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया में एस या कर्म। मुख्य क्रिया में एस तब जुड़ेगा जब कर्ता एक वचन का होगा। सका शब्द आएगा तो कर्ता के बाद में सका शब्द की अंग्रेजी कैन सभी कर्ताओं के साथ लिखी जाएगी और मुख्य क्रिया पहला रूप और कर्म, इसमें एस नहीं जुड़ता है। मजबूरी प्रकट होने पर कर्ता का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा कर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य की रचना कर जिस प्रकार से होती है, ऐसे ही वाक्य का अनुवाद करते समय कर्ता क्रियाक्रम वाक्यों में छांट करके उसे लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, आई करता है मैं, उसके बाद आपको बताया था कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है गो, और कर्ता आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में शेष नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें शेष नहीं जुड़ा है। आई गो टू स्कूल, वह अपने कपड़े धोता है, तो वह एक वचन का कर्ता है, इसकी अंग्रेजी होती है ही। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में जोड़ा जाता है। क्रिया क्या है? धोना, तो वॉशेज, ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ध्यान दें, ही प्लेज क्रिकेट। इसमें भी मुख्य क्रिया में ये जुड़ा है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कर्ता एक वचन का है और मुख्य क्रिया के अंत में आप देख लीजिए PLAYY आया है और इसमें इसलिए एस जुड़ा है। अगर ओ डबल ओ एस 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 सी एच एक्स जेड आया होता तो जो है उसमें ES जुड़ता। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट ए लेटर। इसमें यू बहुवचन का कर्ता है, इसलिए मुख्य क्रिया में शेष नहीं जुड़ा है। मोहन अपने गांव जा सकता है, तो इसमें सका शब्द है, इसलिए इसमें सका शब्द के लिए कैन लिखी जाएगी। कर्ता मोहन है तो मोहन, फिर सका शब्द के लिए कैन, गो क्रिया है, टू हिज विलेज, अपने गांव। वह अपनी कार बेच सकता है, तो ही कैन सेल हिज कार, तो इसमें भी सका शब्द है, इसलिए इसमें भी मुख्य क्रिया में शेष नहीं जुड़ेगा, कैन के सका शब्द के लिए कैन लिखी जाएगी। हमें आज एक कहानी सुनाना है, तो हमें आज एक कहानी सुनाना है। इसमें सुनाना शब्द से आप देखिए मजबूरी प्रकट हो रही है, न चाहते हुए भी सुनाना है, तभी
हैव टू टेल ए स्टोरी टुडे। हमें आज एक कहानी सुनाना है। तो बी के साथ बहुवचन है इसलिए हैव टू लगा है। उसे अब इस गांव में रहना है। तो ही हैज टू लिव इन दिस विलेज नाउ। तो हैज टू लगा है इसमें क्योंकि इसमें कर्ता जो है वह एक वचन का है। अब आते हैं हम नकारात्मक वाक्य पर। नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करते समय ही सीट तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और आई वियुदे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य वाक्यों में एक वचन के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। अब इसका सूत्र आप देख सकते हैं अनुवाद करने का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, डू डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें जो है मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। अगर सका शब्द आया है वाक्य में तो क्या करेंगे? सका शब्द आएगा अगर तो सका शब्द आने पर सभी कर्ताओं के साथ सका शब्द की अंग्रेजी कैन नॉट लिखी जाएगी और उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाएगा और मुख्य क्रिया में ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए सब वाक्य की रचना इस प्रकार होगी। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कर्म का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है, यदि वाक्य में मजबूरी प्रकट हो तो इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ही सी तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हैज नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? हैज नॉट टू का प्रयोग करते हैं। आई वियुदे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और अनुवाद करने का सूत्र आप ध्यान से देख सकते हैं। पहले कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट टू का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य की रचना आप एक स्थान पर लिख लें कि सभी किस प्रकार के वाक्यों की रचना कैसे होती है, ताकि अनुवाद करते समय आप उसी रचना के आधार पर अनुवादकर्ता क्रिया कर्म के अनुसार एक क्रम में करके उसको कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, मुझे अब यह गीत नहीं गाना है। तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पर आई लिखी गई है और इसमें गाना है, नहीं गाना है यानी मजबूरी है। तो आई हैव नॉट टू सिंग दिस सॉन्ग नाउ। उसे भूखा नहीं सोना पड़ता है। तो उसे भूखा नहीं सोना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट टू स्लीप हंगरी। तो यहाँ पर उसे के साथ में हैज नॉट टू, आई के साथ हैव नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें घर नहीं जाना है तो यू हैव नॉट टू गो टू हाउस टुडे। तो यहाँ पर भी कर्ता बहुवचन का इसलिए हैव नॉट टू का प्रयोग किया गया है। राम को एक कहानी आज नहीं सुनाना है तो राम हैज नॉट टू टेल ए स्टोरी टुडे। तो इसमें राम एक वचन का है इसलिए हैज नॉट टू का प्रयोग किया गया है। कभी नहीं शब्द आने पर, कभी नहीं शब्द आने पर क्या होगा? वह कभी नहीं शब्द आने पर कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर लिखी जाती है। क्या लिखेंगे? नेवर। वह ही सीट तथा एक वचन के कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस आई एस जोड़ दिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें कभी नहीं शब्द आया है, कर्ता एक वचन का है, तो नकारात्मक होने पर भी इसमें हम क्रिया में मुख्य क्रिया में एस आई एस जोड़ देते हैं और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखी जाती है। और बहुवचन का कर्ता होगा तो उसमें मुख्य क्रिया केवल पहला रूप लिखा जाता है और खास बात यह होती है कि इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो वाक्य की रचना सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से होती है। और अनुवाद देख सकते हैं। इसका उदाहरण, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। तो नेवर टेल्स ए लाई में आप ध्यान से देखिए कि वह एक वचन का करता था, इसलिए मुख्य क्रिया में इसमें एस या एस जोड़ दिया गया। तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, तो तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, तो ध्यान से देखें, तो यू नेवर गो टू स्कूल। तो यहाँ नेवर के साथ गो आया है, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और एक बहुवचन का करता था, इसलिए मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा गया है। मोहन मेरी सहायता कभी नहीं करता है, तो मोहन नेवर हेल्प्स मी। तो इसमें मोहन जो एक वचन का, इसलिए मुख्य क्रिया में ऐसे ही जोड़ा गया है। लड़के यहाँ कभी नहीं आते हैं, द बॉयज नेवर कम हियर। तो द बॉयज बहुवचन का है, नेवर लिखा गया है, लेकिन मुख्य क्रिया में ऐसे इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य क्रिया का पहला रूप ही केवल लिखा जाता है। इसके अलावा आपको मैंने जो नकारात्मक वाक्य का नियम बताया है, तो अनुवाद आप कर सकते हैं उसका। ध्यान से देखें, जो मैंने आपको नकारात्मक वाक्य के नियम बताए हैं, मजबूरी प्रकट होने पर और सामान्य वाक्य सका शब्द आने पर, तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। तो नकारात्मक वाक्यों के अनुवाद का जो नियम बताया है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए कोई वाक्य है कि जैसे आप लिख सकते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं। तो मैं इस वाक्य में करता है सब्जेक्ट, इसलिए इसकी अंग्रेजी आई, और ये बहुवचन का है, इसलिए इसके साथ डू नॉट, तो आई डू नॉट। और उसके बाद क्रिया का पहला रूप जाना, जाना का अंग्रेजी गो, आई डू नॉट गो। कहाँ नहीं जाता हूँ, स्कूल, टू स्कूल हो जाएगा। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब देख सकते हैं दूसरा, इसी प्रकार से एक उदाहरण ले लीजिए। वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो वह एक पत्र नहीं लिखती है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कर्ता की। कर्ता वह है, तो लिखती है, तो जेंडर आपको ध्यान से देखना है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसलिए इस वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी, सी। अब वह एक वचन है, इसलिए इसके साथ डज नॉट लगेगा, तो सी डज नॉट। और फिर लिखना का अंग्रेजी, लिखना क्रिया है, राइट। और फिर क्या नहीं लिखती है, एक पत्र, ऑब्जेक्ट इसका है ए लेटर। इसमें यह सही नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे नकारात्मक वाक्य में। तो सी डज नॉट राइट ए लेटर। तो इस प्रकार से हम वाक्य को का अनुवाद कर सकते हैं। अब सका शब्द का कोई वाक्य आप ध्यान से देखिए, इसका कोई वाक्य ले लीजिए उदाहरण के रूप में, मैं तुम्हें
हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो ये तो साधारण वाक्य है, तो हम लिख सकते हैं कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, तो पहले सब्जेक्ट कर्ता मैं की अंग्रेजी आई, कैन नॉट सबके साथ लग रहा है, तो आई कैन नॉट, और तुम्हें हरा सकता हूँ, तो आई कैन नॉट, हराना का अंग्रेजी डिफीट, और तुम्हें की अंग्रेजी तुम्हें जो है कर्म है, तो यू हो जाएगा। आई कैन नॉट डिफीट यू, क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट डिफीट यू। तो इस तरह से सका शब्द के वाक्यों का भी अनुवाद आप आसानी से कर सकते हैं। और मजबूरी प्रकट करने वाले वाक्यों का उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।